हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की यूनिट नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। जो इससे पहले क्लास थी उसमें हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज की इस प्रश्नावली का टॉपिक है घन और घनमूल। तो क्या होता है घन, कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं? तो घन की जब हम बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा कि किसको कहते हैं हम घन। तो जिस तरीके से वर्ग के बारे में मैंने बताया था कि वर्ग संख्या क्या होती है, यदि किसी संख्या की हम घात 2 लगाएं तो वो संख्या वर्ग कहलाती है। इसी प्रकार अगर किसी संख्या की घात क्या लगाएं, 3 लगाएं तो वो संख्या कहलाएगी घन। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। किसी संख्या की घात 3 करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाती है। ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब हम देख लेते हैं कि किसी संख्या की घात का मतलब क्या है। कि मान लो हमने एक संख्या ली 2, इसकी घात लगा दी 3, तो जिस भी संख्या की घात जो अंक है उसको उतनी बार लिखकर हम गुणा करवाते हैं। तो यहाँ 2 की घात 3 है, इसका मतलब इस 2 को 3 बार लिखकर हमें गुणा करवाना है। तो 2 को 3 बार लिख के गुणा करवाया तो हमारे पास आया 8। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि 2 का घन कितना है? 8। तो ये कहलाता है घन संख्या। तो अब हम निकालते हैं 1 से 10 तक संख्याओं के घनमूल। तो जिस संख्या की भी पावर हम क्या लगा दें, 3 लगा दें, तो वो संख्या तो क्या कहलाएगी? घन संख्या। और इसकी 3 बार लिखकर गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो कहलाती है पूर्ण घन। तो ये पूर्ण घन जिस संख्या से बना है वो संख्या क्या कहलाएगी? घनमूल। यानी कि जिस संख्या से ये घन बना है वो संख्या ही है इसका घनमूल। तो 2 का घन यानी क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो हम कम से कम हमें 1 से लेके 10 संख्याओं तक के घन और घनमूल याद होने चाहिए, ताकि आगे की कैलकुलेशन में जहाँ भी हमें इसकी आवश्यकता हो तो हम इसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। तो घन संख्याओं के क्या क्या गुण धर्म होते हैं तो इनको हम देखते हैं। पहला तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जब भी हम किसी सम संख्या का घन करते हैं तो वो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 2 सम संख्या है, इसका घन करने पर 8 प्राप्त हो रहा है, ये भी क्या है? सम संख्या है। 4 है, इसका घन भी क्या है? सम है। फिर अगली सम संख्या है 6, तो इसका घन भी क्या प्राप्त हो रहा है? हमें सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विषम संख्या का घन। विषम संख्या का क्यूब भी हमें विषम ही प्राप्त होगा, यानी इवन नंबर का क्यूब इवन और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। इसके अलावा और हम देखें तो हम देखते हैं कि अगर घन के अंदर कोई संख्या हम नेगेटिव में लें, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया और उसका हमें घन निकालना है, तो ऋणात्मक संख्या का घन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का क्यूब हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। इसके अलावा और हम देखें तो कोई संख्या अगर भिन्न में है और उसका हमें घन निकालने को कहा जाए तो एक तो तरीका ये है कि इस पूरी संख्या भिन्न वाली संख्या पर घात 3 लगी हुई है,
तो इसको 3 बार लिखकर गुणा करवाएं, या फिर अगर हम घातांक नियम का पालन करते हैं तो इसका मतलब है अंश पे भी घात 3 लगेगी और हर पे भी घात 3 लगेगी। तो इसका अंश का घन अलग निकाल लेंगे और हर का घन अलग निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको इस तरीके से 3 बार लिख के गुणा करवा दिया, 8/27 ये आ गया 2/3 का घन। अगर हम इसको सीधा ही 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 लिख के गुणा कराएं तो भी हमारे पास यही उत्तर आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ जब भी घातांक में हमारे पास भिन्न संख्या आ जाएगी और उस पर घात लगी हुई है तो वो हम घातांक नियम का प्रयोग करके भी इसको हल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें है क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें घन संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो हमने अगर 1 का घन निकाला या 2 का घन, तो इनके घन को हमें विषम संख्याओं के रूप में किस तरीके से प्रदर्शित करें। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो इन्हें हमें विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहली विषम संख्या है 1, तो 1 को 1 में लिख दिया। फिर अगली 8 है, इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जहाँ पर पहला खत्म है उसी के आगे से दूसरी विषम संख्या कौन सी लेंगे हम, 3, फिर उसके अगली 5। तो जिस तरीके से हमने वर्ग संख्याओं में बताया था कि जो इस संख्या का घनमूल है उतनी ही विषम संख्याओं का योग यहाँ प्रदर्शित होगा। जैसे 8 का घनमूल क्या है, 2, तो इसका मतलब जो विषम संख्याओं का योग होगा तो उसमें कितनी संख्याएं आएगी, 2। अगला है जैसे 27, तो इसका घनमूल है 3, तो इसमें 3 संख्याओं के योग के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो अब जहाँ 5 पे ये विषम संख्या खत्म हुई, इसके अगली विषम संख्या 7, 7 से अगली 9, 9 से अगली 11। तो हमें 3 कहा था जो घनमूल है उतनी ही विषम संख्याओं के योग के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसी तरीके से जो भी विषम संख्या है उनको क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि घन में और वर्ग में क्या फ़र्क आता है। जब हमने यही टॉपिक सम संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो विषम संख्याओं का योग था कि जहाँ से ये ख़त्म है उसी से ही स्टार्ट होता था, जबकि इसमें क्या है 1 से ख़त्म है तो अगली विषम संख्या से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 5 पे एंड है तो अगली विषम संख्या 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है जो कि हमें याद रखना है वर्ग और घन को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखते वक्त। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है जिसमें हमें बताना है कि ये कुछ संख्याएं दी हुई है, इनमें से हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। तो जब भी हम इस तरीके का प्रश्न करेंगे तो हमें क्या देखना होगा कि संख्या जो देख रखी है कि इसका हमें पता करना है कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो हमें सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें इसके प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। प्राइम फैक्टर हम निकालें तो अभाज्य गुणनखंड के लिए एक वीडियो में इसको अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक तरीके से भाग ही है, और भाग किन संख्याओं के देना है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं का। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, तो 216 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 बार जाएगा। अगर आपको यहाँ सीधा भाग करने में प्रॉब्लम है तो आप रफ में ये भाग करके देख भी सकते हैं। 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा कि 2 आ जाए तो 1 बार, घटाया तो ये 0। अगली संख्या हमने उतारी 1। अब ये जो संख्या उतारी है ये इस भाजक से क्या है, छोटी है, इसका मतलब भाग टूट गया। तो हम यहाँ भागफल में 0 लिख के अगली संख्या भी उतार लेते हैं, क्योंकि कभी भी भाग में पहले
पद को छोड़कर अन्य पद में 2 अंक एक साथ नहीं उतार सकते। अगर दोनों अंक एक साथ उतारने हो तो हमें भाग में क्या लगाना होगा, 0। तो ये 0 लगाने के बाद हम अगला अंक भी उतार सकते हैं। जबकि होता ये है कि जब हमने 0 लगाया तो इसका मतलब 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ा, 0 अब 1 में से 0 घटाया तो 1। अब हमने अगला अंक ये उतारा है 6, अब भाग जाएगा 8 बार, 2 8 16 और 16 में से 16 घटाए तो 0। तो हमारा भागफल आया 108। इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 108 में फिर से 2 का भाग दे के देखिए, 2 5 10 और 2 चौक 8। जब तक 2 का भाग जाए तब तक हमें 2 का देना है। जहाँ 2 का भाग नहीं जाए तो अगली अभाज्य संख्या का हमें भाग दे के देखना है। अब हमें पता है कि 54 में जब 2 का भाग दिया तो हमारे पास आए 27। अब इस 27 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम अब भाग देंगे 3 का। 3 का भाग दिया तो 9 बार गया, फिर 3 का दिया तो 3 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 1 बार। इसका मतलब है कि 216 के हमने जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं वो क्या है कि 2 3 बार और 3 भी कितनी बार है, 3 बार। अब हम जब इसके अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से इसके सामने लिख देते हैं तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है घन मूल ज्ञात करने के लिए कि इनके क्या करने हैं, हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। इस 2 का भी एक जोड़ा बना और 3 का भी, जिसमें 3 अंक रखे हैं, वो भी एक जोड़ा बना। इस जोड़े में से एक अंक ले लिया, इस जोड़े में से हमने एक अंक ले लिया। यानी कि हमें घनमूल निकाल के बताना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो जैसे ही संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अगर उसके 3 के जोड़े पूरे बन जाते हैं तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें 2 का भी जोड़ा पूरा बन रहा है और 3 का भी जोड़ा पूरा बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। अगर इसके आगे प्रश्न में ये पूछा जाए कि ये पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए, तो उसके बाद ये स्टेप है कि एक जोड़े में से एक अंक बाहर लिया और इसकी गुणा करवाई तो ये आ गया 6। इसका मतलब है कि 216 का घनमूल क्या है, 6। और हमने जब सारणी ज्ञात की थी तब भी हमने बताया था कि जिस संख्या का ये पूर्ण घन है वो पूर्ण घन किस संख्या से बना है, यानी कि 216 किससे बना है, 6 की पावर 3 करने से। तो ये 6 क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया। तो 216 तो पूर्ण घन है। इसके बाद हम 128 का पता करते हैं कि क्या 128 पूर्ण घन है। तो हम वही स्टेप फॉलो करते हैं। 128 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 का भाग देंगे 64 बार, फिर 2 का देंगे 32 बार, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का 8, 4, 2 और ये 1। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड रूप में अगर हम 128 को लिखें तो क्या आता है, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। अब हम देखते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो हम 3 के जोड़े बनाएंगे। तो हम इसके 3 का एक जोड़ा, फिर हमने ये संख्या यहाँ से ले ली तो 3 का एक जोड़ा, इसके बाद ये 2 एक अकेला बच जाता है। इसका मतलब है कि 2 जोड़े तो 3 के पूरे बन रहे थे, लेकिन ये 2 जो गुणा में है ये एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः उत्तर में हम लिखेंगे 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 2 अतिरिक्त शेष रहता है। जोड़ा बनाने में 2 क्या है, एक अलग से शेष रहता है, ये जोड़े में शामिल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम अगली संख्या 46,656 का घनमूल निकालें तो हमें कैसे ज्ञात करें कि ये पूर्ण घन संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से भाग दिया, 2 3 6 2 2 4 1 से 2 8 16, फिर 2 का देंगे 2 एकम 2,
2 एकम 2, ये बन गए 12, 13, 2 छिंग 12, एक हासिल गई 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 का देंगे, 11 में 2 का भाग लगा 5 बार, 10, एक शेष रहा, ये बन गया 16, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, एक इसके पास हासिल गई, हो गया 18, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक हासिल गई 2 5 10, ये बन गए 16, 2 आठे 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 5 में गया, 2 दूनी 4, एक हासिल इसके पास, एक शेष रहा, ये बन गया 18, 2 निम 18। अब हम देखते हैं इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट जाएगा इसमें 3 का भाग। जब 3 का भाग देंगे हम तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, एक शेष रहा, इसे बन गया 12, 3 चौक 12, 9, 9 में जाएगा 3 बार, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 का जाएगा, 3 निम 27। फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड क्या हो गए, 46,656 के। तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 4 5 और 6 बार। इसके अलावा 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 भी आ रहा है, और ये 6 बार। अब हमें क्या करना है कि ये देखने के लिए कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं, तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, फिर 2 जोड़ा, 3 का भी एक जोड़ा और ये 3 का दूसरा जोड़ा। ये जोड़े बनने के बाद एक भी संख्या शेष नहीं है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसी के साथ ये पहला जो प्रश्न है इस प्रश्नावली का 7.1 का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे।